नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे संविधान हत्या दिवस की और पिछले 11 सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, तब से लोकतंत्र और संविधान कितना मजबूत हुआ है, आम नागरिक कितना मजबूत हुआ है, उसकी फ्रीडम कितना एक्सपैंड की है या वो फ्रीडम संकुचित हो गई। दरअसल इन पर बात किया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सरकार आज के दिन अ, संविधान या आप कहें कि आपातकाल लगाने की 50 साल पूरे होने का दिन मना रही है और उस दिन का नाम दिया है संविधान हत्या दिवस। संविधान का मतलब मोटे तौर पर यह हुआ कि लोकतंत्र का मजबूत होना, फ्रीडम का एक्सपैंड होना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम होना और देश का रुतबा बढ़ना। मोटे तौर पर यही चीजें होनी चाहिए। तो दरअसल जब सुबह भी हम बात कर रहे थे कि इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, उस समय ही मेरे दिमाग में एक बात यह आई कि क्यों ना इस सरकार का परफॉर्मेंस देखा जाए और ये देखा जाए कि जो सरकार आपातकाल का 50वीं वर्षगांठ मना रही है संविधान हत्या दिवस के तौर पर, यानी वो मान करके चल रही है कि 50 साल पहले संविधान की हत्या की गई थी। और चूंकि ये सरकार जब जब कहती है कि हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, तो इससे बहुत सीधा सा दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ ये निकलता है कि संविधान की हत्या की गई तो हम मना रहे हैं उसे, और दूसरा ये निकलता है कि हमने जब हमारा शासन आया तो हमने संविधान में जो बातें कही गई हैं, जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो समानता की बात कही गई है, जो आर्थिक समानता की बात कही गई, सामाजिक समानता की बात कही गई, उन सारी चीजों पर सरकार ने जबरदस्त काम किया होगा, डेमोक्रेसी को मजबूत किया होगा या करने की कोशिश की होगी। डेमोक्रेसी को मजबूत करने की कोशिश ही तो संविधान को मजबूत करने की बात हुई। और जो स्वतंत्रताएं हैं, चाहे वो आर्थिक स्वतंत्रता हो या समानता हो, उनको बढ़ाने की बात ही संविधान को मजबूत करने की बात हुई। तो इस तरह से इन चीजों को देखने की जरूरत मुझे महसूस हुई और मुझे लगा लेट्स चेक कि इन पैमानों पर हमारी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रधानमंत्री मोदी का परफॉर्मेंस कैसा है। और प्रधानमंत्री मोदी दरअसल जो जो छवि जिस तरह की है और जो मैसेज भी प्रधानमंत्री जी देते हैं, जैसे जब वो पहली बार चुन करके आए थे 2014 में, तो उन्होंने लोकसभा संसद के बाहर दंडवत किया था। ऐसे ही वो कई बार उनके फोटो आपको दिखेंगे जब वो संविधान के सामने नतमस्तक होते हैं, संविधान की जब वो बात करते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं, तो हमेशा ये कहते हैं कि हम जो है वो संविधान का पूरा मान रख रहे हैं, संविधान का सम्मान रख रहे हैं, संविधान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और वो इस तरह की एक ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम डेटा की तरफ देखते हैं, जब हम देखते हैं कि जो दुनिया में जिस तरह की रैंकिंग जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान या इंस्टीट्यूशंस जो रैंकिंग करते हैं, उन रैंकिंग में क्या भारत डेमोक्रेसी के मामले में, फ्रीडम के मामले में, प्रेस फ्रीडम के मामले में, इनइक्वालिटी के मामले में यानी असमानता के मामले में, क्या भारत ने कोई उपलब्धियां हासिल की हैं? यानी वो क्या सीढ़ियां चढ़ी हैं उसने या सीढ़ियां उतर गया है? ये देखना बहुत दिलचस्प है, और ये देखना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव खड़ा करने की पूरा वो चल रहा है और खड़ा किया जा रहा है, उस नैरेटिव में वास्तव में एक्चुअली है क्या, कितना मजबूत हुआ हमारा लोकतंत्र, आंकड़ों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ आंकड़े हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले, आंकड़ों पर जाने से पहले कुछ चीजों की जिक्र कर लेते हैं।
और वो जिक्र बहुत जरूरी है। वो जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जब आप उन उन घटनाओं को एक बार रिकॉल करेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि चीजें जा किस डायरेक्शन में रही। जैसे मैं जब रिकॉल करता हूं तो सबसे पहले मुझे 5 अगस्त 2019 का दिन याद आता है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की कार्रवाई हुई थी। 370 रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इस पर आप सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आपको लग सकता है नहीं, इसकी जरूरत है, और ये सिर्फ कश्मीर में नहीं सारे राज्यों में लागू होना चाहिए। ये बात दीगर है। बात यह है कि उसको हटाने का जो काम किया गया, एक डेमोक्रेसी में, एक संविधान से चलने वाले शासन में, शासन व्यवस्था में, क्या वो तरीका सही तरीका था? हो सकता है वो तकनीकी रूप से बिल्कुल सही रहा हो, लेकिन क्या वो व्यवहारिक रूप से, क्या वो नैतिक रूप से, क्या वो संवैधानिक मूल्यों और संविधान की आत्मा के साथ, आत्मा का सम्मान था? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 370 थी तो 370 के तहत कश्मीर, जम्मू कश्मीर का एक संविधान भी था, और वो संविधान वहां की संविधान सभा ने बनाया था। वहां की संविधान सभा मतलब वहां की विधानसभा ने बनाया था। वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हुआ करती थी। तो और उस ऐसा नहीं है कि वो संविधान हट नहीं सकता था, उसको खत्म नहीं किया सकता था, 370 नहीं खत्म की जा सकती थी। 370 के बारे में तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बार पार्लियामेंट में ही कहा था कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और एक बात और उसमें कहें कि कांग्रेस ने ही उसको लगभग खत्म कर दिया था, कुछ बचा नहीं था उसमें, बहुत थोड़ी बहुत चीजें बची थी। और जो चीजें बची थी वो बहुत सारे राज्यों में, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या हिमाचल और उत्तराखंड, इन जैसे राज्यों में उस तरह की चीजें कम ज्यादा उसमें लागू है। तो खैर, मैं जिस पर बात कर रहा था कि उस समय वहां पर राष्ट्रपति शासन था, वहां राज्यपाल थे, चुनी हुई सरकार नहीं थी। ऐसे में 370 को लेकर के एक प्रस्ताव और केंद्र की तरफ से राज्यपाल को भेजना, राज्यपाल राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं थे, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, सतपाल मलिक, और उनको बताया भी नहीं गया क्या है। जैसा सतपाल मलिक ने कहा, सतपाल मलिक ने बाद में बताया कि हमारे पास आखिरी दिन यानी संडे को आया और कहा इस पर साइन करके भेज दीजिए। हमने भेज दिया। तो जो डेमोक्रेसी का मजाक जिस तरह से बना, वो एक एग्जाम्पल है। मैंने अपने जीवन में इस तरह की चीजें नहीं देखी हैं। और उससे भी ज्यादा एक दिलचस्प बात यह हुई, दिलचस्प नजारा था लोकसभा में, जब यह सवाल उठा कि जो कश्मीर के प्रतिनिधि हैं वो मौजूद नहीं है। खास तौर पर इशारा फारूक अब्दुल्ला की तरफ था, जो श्रीनगर के सांसद थे। तो हमारे गृह मंत्री ने कहा कि उनको किसी ने रोका तो नहीं है, और हम कोई उनके सिर पर पिस्टल लगा के तो ला नहीं सकते। जब वो ये बात कह रहे थे, उसी दिन श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला, जो श्रीनगर के सांसद थे, वो अपने घर के गेट से बाहर झांक करके कह रहे थे कि मुझे नजरबंद कर रखा गया है। काफी दिनों तक वो लोग नजरबंद रहे। उमर अब्दुल्ला भी नजरबंद रहे, महबूबा मुफ्ती रही, सारे जो एक लीडरशिप थी वहां की, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करती थी, जो भारत के संविधान में आस्था रखती थी और भारत के साथ खड़ी रहती थी, वो सारी लीडरशिप जेल में बंद थी। और पार्लियामेंट में यह कहा गया कि हमने कोई उनको बंद तो नहीं कर रखा है। तो खैर, एक ये आपको याद होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस तरह की डेमोक्रेसी, किस तरह के डेमोक्रेटिक तरीके से फंडिंग का इंतजाम थे, ये सब लोग जानते हैं। और जब चीजें वो निकल के आई थी और जिस तरह की खबरें उस दौरान आई थी, जिनको अखबारों ने तो उस तरह से छापा ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस तरह से आया ही नहीं, लेकिन फिर भी
तो वो जो चीजें आई थी उससे कोई डेमोक्रेसी मजबूत करने की चीज नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए उसे स्टक डाउन कर दिया। इलेक्शन के दौरान आप याद करिए कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और सबसे बड़ा विपक्षी दल, प्रमुख विपक्षी दल, उसके खाते सील कर दिए गए थे, सीज कर दिए गए थे। तो ये सारी चीजें आपके जहन में होंगी, याद होंगी, नहीं याद हैं तो मैं याद दिला दे रहा हूं आपको। आप इसके अलावा देखिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी मुख्यमंत्री रहते हुए करने की हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा मुख्यमंत्री रहते हुए मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, उससे पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, बाद में जमानत पर छूटे। लेकिन ये सब चीजें इलेक्शन के ठीक पहले, इलेक्शन के दौरान ये हो रही थी। और ये चीजें क्या संविधान को मजबूत करने वाली हैं, डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाली हैं? ये सवाल आपके लिए, आप पर छोड़ता हूं। इसमें यह मत तर्क दीजिएगा कांग्रेस ने ऐसा किया था, कांग्रेस ने वैसा किया था। कांग्रेस ने जो किया था उसके फल भुगत रही है। जैसे कांग्रेस की बात जब आप करें तो कर ही लेते हैं थोड़ी बात। वो बात ये कि जब इमरजेंसी लगी थी जिस दौरान 25 जून 1975, तो तब वो इमरजेंसी संविधान के प्रावधानों के तहत लगी थी और उसी सरकार ने, उसी प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी हटा करके चुनाव की घोषणा भी की। वो भी संविधान के प्रावधानों के तहत था। तो पहली बात तो ये कहना कि वो संविधान की हत्या थी, ये फैक्चुअली गलत है। संविधान का दुरुपयोग था ये कह सकते हैं, लेकिन संविधान की हत्या थी ये नहीं कह सकते। और दूसरी बात कि उस समय की सरकार, एक तरह से और देखना चाहिए, जो मैं अभी पहले एक डिबेट में भी कह रहा था कि उस समय की जो जियोपॉलिटिक्स थी, जो कोल्ड वार का जमाना था, 71 का वार हुआ था, बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना था और उसमें अमेरिका को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी थी भारत की प्रधानमंत्री के जरिए, जब उन्होंने कहा था हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, तो भारत की प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा था कि 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेज दीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं, आप भेज दीजिए। और उस समय की स्थितियां याद करिए। एनएएम बहुत मजबूती से चल रहा था, नॉन अलाइंड मूवमेंट। दुनिया में एक सोवियत संघ एक मजबूत खेमे के तौर पर था और एक तरफ अमेरिका था। अमेरिका को भारत ने मुंह पर खरी खरी सुना दी थी। एशिया में, साउथ एशिया में खास तौर पर अमेरिका की किरकिरी हुई थी, क्योंकि उसका जो देश था पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। तो उस समय की स्थितियों को ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि उस समय की एक सुपर पावर, जैसे अभी रिजीम चेंज ईरान में करने जा रही थी, वैसे ही रिजीम चेंज का मामला भी तो हो सकता है। जो भी रहा हो, खैर उस पर हम बात अब डिटेल नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं और बहुत बात हुई है। हमने भी सुबह के वीडियो में फैसल अनुराग जी के साथ उस पर बात की थी। आते हैं इधर, तो पहला पॉइंट ये चीजें हुई। इसके अलावा आप देखिए कुछ कानून ऐसे बने तो खास तौर पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं कहता हूं, यहां फिर दोहराऊंगा, वो ये कि 2014 के बाद से नागरिकों को मजबूत करने, उनके अधिकारों को मजबूत करने वाले जितने कानून थे, उन कानूनों को कमजोर किया गया। चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, वो वनाधिकार के कानून हो, वो पर्यावरण के कानून हो, वो जो है आपके जो और भी ढेर सारे कानून इस तरह के आप कह सकते हैं। मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश की गई, वो भी रोजगार का अधिकार का कानून था, वो है, जिसे बाद में इस सरकार के काम भी आया।
लेकिन उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कांग्रेस सरकार के विफलताओं का स्मारक है, इसे मैं बनाए रखूंगा। तो जो आम आदमी को, आम नागरिक को मजबूत करने वाले कानून थे, उसके अधिकारों को मजबूत करने वाले कानून थे, उन सारे कानूनों को डाइल्यूट किया गया। वो सूचना आयोग हो, वो लोकायुक्त हो। लोकायुक्त कहाँ है? ये पार्टी 2014 से पहले लोकायुक्त पर कितनी बातें करती थी। आज कोई जानता है कि भारत के लोकायुक्त का नाम क्या है? या उस लोकायुक्त ने पिछले दिनों कोई ऐसा काम किया है क्या? क्या कोई जानता है कि जो सूचना आयोग है भारत का, उस सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? और वो सूचना आयोग क्या काम करता है? जिस राज्य में आप बैठे हुए हैं, उस राज्य में क्या आपने पिछले 1-2 सालों में सूचना आयोग द्वारा उठाए गए किसी कदम, किए गए किसी फैसले का जिक्र अखबार में पढ़ा है या सुना है? ये सारी चीजें आम नागरिक को मजबूती देने वाली थी, लेकिन इनको कमजोर किया गया। कम से कम 12 ऐसे कानून हैं जिनको कमजोर किया गया और मजबूत क्या किया गया? यूएपीए। यानी जहां पर इस तरह के कानून मजबूत किए गए, ऐसी ऐसी एजेंसियों को ज्यादा ताकतवर किया गया जिससे कि आम आदमी के अधिकार कर्टेल होते हो, उनके अधिकारों को संकुचित किया जा सकता हो। ऐसे सारे काम किए गए। इन सब का रिफ्लेक्शन दरअसल जो डेटा है उस डेटा में तो दिखाई देगा, और वो दिखाई देता है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे डेटा के जरिए कि ये जो आम आदमी, मतलब इस दौरान मोदी सरकार ने लोकतंत्र को कितना मजबूत किया है, ये समझना आंकड़ों के जरिए मुझे लगता है कि जरूरी भी है। और इसलिए भी जरूरी है जिससे ये पता चल सके कि मौजूदा सरकार जो संविधान हत्या दिवस मना रही है, वो संविधान को लेकर कितना संजीदा है, वो लोकतंत्र को लेकर कितना संजीदा है, वो प्रेस फ्रीडम को लेकर कितना संजीदा है, वो इनइक्वालिटी को लेकर कितना संजीदा है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक मैंने छोटा सा स्लाइड्स कुछ बनाई हैं, उन स्लाइड से ही शुरुआत करते हैं। और स्लाइड से शुरुआत करने से पहले जैसे चलिए स्लाइड ही पहले आपके सामने लाते हैं। ये पहली स्लाइड है हमारी, डेमोक्रेसी इंडेक्स। इकोनॉमिस्ट मैगजीन की इंटेलिजेंस यूनिट हर साल एक इंडेक्स तैयार करती है, डेमोक्रेसी इंडेक्स। 2014 में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्कोर 7.92 था आउट ऑफ 10, और इसका रैंक 167 देशों में 27वां था, 27th। लेकिन 2024 में 10 साल के बाद भारत का स्कोर घट करके रह गया 7.18, और रैंक जो है वो 27वां जहां नंबर था मजबूत डेमोक्रेसीज में, वहां उसका नंबर हो गया 41वां। यानी हमारे यहां डेमोक्रेसी इस दौरान कमजोर हुई है और हम 14 पायदान नीचे उतर गए, 14 पायदान नीचे उतर गए। और वी डेम एक इंस्टीट्यूट है, वो भी इस तरह का डेमोक्रेसी का आकलन करता है, उसका भी डेमोक्रेसी इंडेक्स है। उसने 2017 के बाद भारत को, जो पहले वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कहता था, उसने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहना शुरू कर दिया। और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहना शुरू किया, और उसने जो इसके कारण बताया, उसने बताया कि भारत में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन यहां पर इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम नहीं है, सिविल लिबर्टीज कर्टेल हो रही हैं, प्रेस की आजादी कमजोर हुई है। इस वजह से जो ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। यहाँ पर 2024 का चुनाव ही देखिए, जो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि
विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें खासतौर पर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। बैंक खातों का फ्रीज किए गए, कांग्रेस के बैंक खाते पूरे इलेक्शन के दौरान फ्रीज रहे। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी वो आपने देखी। क्या ये सब चीजें खतरे की घंटी नहीं है? कई जगह से ये चीजें सामने आई कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर लिस्ट से मुस्लिम वोटर्स का नाम गायब, मतदान न होने की वो कोशिश की गई, मतदान न कर पाए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये लोकतंत्र की इंस्टीट्यूशनल जो मजबूती है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं। और ये जो डेटा दिख रहा है, जो इंडेक्स दिख रहा है, इसमें इसी सब का रिफ्लेक्शन। तो एक तो ये बात हुई डेमोक्रेसी इंडेक्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीजें इस तरह से देखने को मिलती हैं कि जो जो इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत लगातार मोस्टली अनफ्री नेशन के तौर पर रहा है। 2010 में जो स्कोर था उससे 2025 में उसका स्कोर कम हो गया। 53.8 था, जो 2025 में 53 रह गया। यानी जो इकोनॉमिक फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़ी नहीं, कम हो गई। और इनइक्वालिटी तो 2010 जो आंकड़ा है, 2010 के में शीर्ष जो शीर्ष 1% था, जो शीर्ष 1%, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो डेटा आपके सामने दिख रहा है कि ऑक्सफैम कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक 157 देशों में 2018 में 147वां था। यानी सिर्फ 10 देश हमसे पीछे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत ज्यादा इनइक्वल सोसाइटी, इकोनॉमिकली हमारी सोसाइटी है। और ये चीज बहुत साफ दिखाई दी। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस अगर देखें तो यहां पर इंडियाज टॉप 1% इनकम शेयर रीच 22.6%, the highest in the country's record history and among the highest globally, surpassing even countries like South Africa, Brazil and the US. और ये जो टॉप 1% की वेल्थ शेयर जो था वो 40.1%, वो 1961 के बाद से हाईएस्ट था। यानी वेल्थ कुछ लोगों के पास एक्यूमुलेट हो रही है, इनकम जो है वो जो टॉप के लोग हैं उनकी बढ़ रही है। जैसे 2010 में शीर्ष 1% के पास 35 से 38% संपत्ति थी, तो जो 2023 से 25 के बीच 40% के ऊपर पहुंच गई। शीर्ष 10% के पास 77% संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास सिर्फ 3% है। 2010 से 14 के बीच में ये 5 से 6% आंकड़ा था कि लोअर 50% के पास 5 से 6% के आसपास संपत्ति है। तो एक तरह से इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। इनइक्वालिटी बढ़ने का मतलब यह हुआ कि डेमोक्रेसी कमजोर हुई है, नागरिक कमजोर हुए हैं। जिनके पास पैसे वाले लोग हैं वो स्ट्रांग हुए हैं, उनकी से बढ़ी है, उनका प्रभुत्व बढ़ा है। और ये चीज हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं। लोकतंत्र देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मामला यही होता है कि एक तो समानता, जैसे वोट तो सबका बराबर है, लेकिन क्या जो इनइक्वालिटी है वो उसे मिनिमाइज किया जा रहा है। और अगर इनइक्वालिटी मिनिमाइज नहीं हो रही है या कम नहीं हो रही है, इसका मतलब कि कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए डेमोक्रेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की मतलब डेमोक्रेसी सफल कब होती है? जब शिक्षा बढ़ जाए, लोगों में गरीबी खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, जो सोशल इक्वलिटी है वो खत्म हो, तो और अवसरों की समानता हो। यानी सारे नागरिकों को देश के लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करने की
बराबर के मौके हों। अगर वो मौके नहीं है, वो मौके कैसे कर्टेल होते हैं? जैसे मान लीजिए कि शिक्षा तक पहुंच नहीं है, तो वो मौके कर्टेल होते हैं। अगर हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो वो मौके कर्टेल होते हैं कि जिनके पास संसाधन हैं उनके वो उन मौकों का फायदा उठा पाएंगे, जिनके पास संसाधन नहीं है वो उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। पिछले दिनों अगर आप देखें तो 10-11 साल में देश में 1 लाख से ज्यादा प्राइमरी स्कूल या स्कूल बंद किए गए। वो बंद इसलिए किए गए कि ये कहा गया, जैसे झारखंड में ही 5,000 स्कूल बंद हुए, बंद इसलिए किए गए, ये कहा गया कि इन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है, इसलिए चूंकि मान लीजिए किसी स्कूल में 20 छात्र हैं, 15 छात्र हैं, तो उस स्कूल को बंद कर दिया जाए और उसे दूसरे स्कूल में समाहित कर दिया जाए, वहां का टीचर वहां ट्रांसफर कर दिया जाए। इससे एक दूसरा स्कूल मजबूत होगा, वहां टीचर्स की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन सोचिए, जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे थे उनके लिए वो स्कूल दूर हो गया और वो गरीब हैं, उन्हें 10 किलोमीटर पैदल जाना स्कूल के लिए, 8 किलोमीटर पैदल जाना, क्या अफोर्ड कर पाएंगे? ऐसा कर पाएंगे वो बच्चे? सरकार को चाहिए अगर 4 बच्चे भी हैं और वहां से स्कूल दूर पड़ता है तो वहां पर स्कूल खुले, होना यह चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि उन 4 बच्चों की चिंता नहीं है, चिंता यह है कि कैसे पैसा बचा लिया जाए। वो पैसा बचा के कहां जाएगा पता नहीं। तो ये एक बड़ा इशू है, इसको देखने की जरूरत है। दरअसल ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। शिक्षा का अभाव दरअसल हमेशा नागरिकों को अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होने देता। आप देखिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्यों चलती है, क्यों वो सफल है? इसलिए सफल है क्योंकि बेहतर शिक्षा जो है वो उपलब्ध नहीं है, और व्हाट्सएप पर जो प्रोपेगेंडा चलता है उसी को लोगों के दिमाग को इस तरह से, एक तरह से उसका सॉफ्टवेयर इस तरह से उसमें वो डाला गया है कि जो बताया जा रहा है उसको सही मान लेते हैं। और ये चीजें डेमोक्रेसी को कमजोर करती हैं कि आप तर्क कर पाने की स्थिति में नहीं है, आप क्वेश्चन कर पाने की स्थिति में नहीं है, आपकी रीच इंफॉर्मेशन तक नहीं है, आपको सही इंफॉर्मेशंस नहीं मिल रही हैं, गवर्नमेंट ही सही इंफॉर्मेशंस ब्लॉक कर दे रही है, गवर्नमेंट में जो पार्टी है वो प्रोपेगेंडा या फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स नैरेटिव उनको क्रिएट करने में लगी रहती है। तो ये सारी चीजें भी डेमोक्रेसी को कमजोर करती है। तो ये एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप सोचिए कि कितनी ये है, स्वामी नारायण गुरु का कल गांधी जी से जब वो 1925 में मिले थे, केरल के समाज सुधारक थे वो, और वो जब मिले थे 1925 में, उसके 100 साल पूरे हो रहे थे। इस मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम था। नारायण गुरु जो है वो सामाजिक समानता, अस्पृश्यता के खिलाफ और इन सब चीजों के खिलाफ लड़ रहे थे। एक बेहतर समाज बनाने के लिए उनका जीवन उसके लिए था। वहां पर हमारे प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात कर रहे थे, वहां पर यह बता रहे थे कैसे 23 मिनट में हमने पाकिस्तान को ठिकाने लगा दिया। अब आप सोचिए कि क्या मौका है, क्या कहा जा रहा है। इससे भी तो चीजें समझ में आती हैं किन चीजों को गवर्नमेंट किस तरह से एक अलग तरह का नैरेटिव और जो इश्यूज हैं उन इश्यूज से लोगों का ध्यान भटकाने की बात है। दरअसल नारायण गुरु को प्रधानमंत्री को याद क्यों आया? क्योंकि राहुल गांधी हर जगह नारायण गुरु की बात करते हैं, और वो जब संविधान बचाओ सम्मेलन में वो जिन लोगों के नाम लेते हैं उसमें नारायण गुरु का भी नाम होता है। तो प्रधानमंत्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के संवाद के बीच के 100 साल पूरे होने पर उन्होंने उसको संबोधित किया, और वहां पर वो जहां जो लोग अहिंसा की बात करते थे, जो सामाजिक असमानता हटाने की बात करते थे, अस्पृश्यता हटाने की बात करते थे, जो अपना जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया और अहिंसा की बात की, भाई सत्य और अहिंसा, वहां पर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे कि हमने जो है पाकिस्तान को कैसे घुटने टिका दिए,
कैसे 23 मिनट में हमने ये कर दिया, हमारी सेना और हमारे पास कितने मजबूत हथियार हैं, कितने शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, इन सब की बात वहां वो कर रहे थे। तो इससे समझ में आता है कि चाहते कि मतलब जो गवर्नमेंट हमारी है वो क्या चाहती, भले वो संविधान की बात करे, आपातकाल का विरोध करे, लेकिन जो चीजें कर रही है, जो चीजें हो रही हैं, वो चीजें बहुत ही खतरनाक है। फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं। 2010 से 2019 तक इंडिया कंसिस्टेंटली 75 से 77 का स्कोर रहा एंड हैज बीन क्लासिफाइड एज फ्री। लेकिन 2020 के बाद से उसका जो इंडिया का स्कोर है वो घट गया और वो पार्टली फ्री वाले उसमें आ गई एंड द स्कोर हैज कंटिन्यूड टू डिक्लाइन रीचिंग 63 आउट ऑफ 100 इन 2025। और अगर इसकी बात हम करें तो 2025 की जो रिपोर्ट आई उसमें इंटरनेट फ्रीडम में भी 50 स्कोर है और ये बड़े खराब देशों की श्रेणी में हमें खड़ा करता है। तो एक तो ये बात रही और इसके बाद एक चीज और देखते, एक स्लाइड और है उसकी बात कर ले। फ्रीडम इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा जो गिरावट वाले देश रहे हैं उनमें भारत रहा है। भारत में इससे पहले वाले साल के मुकाबले 3 अंकों की गिरावट आई और जिन दूसरे देशों में 3 अंकों की गिरावट आई है उन देशों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं, आप देख लीजिए, इस स्लाइड में है। लेबनान, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, निगर, पाकिस्तान, जॉर्जिया, ये देश हैं जहां पर 3 पॉइंट की गिरावट आई है और इससे ज्यादा गिरावट वाले सिर्फ 6-7 देश हैं। सूडान, नामीबिया, हैती, गाजा, अल सल्वाडोर, ट्यूनीशिया और कुवैत। और जिन देशों ने इसमें बेहतर किया है उसमें बोत्सवाना, फिजी, सोमालीलैंड, श्रीलंका, सीरिया, बांग्लादेश, भूटान, और इसमें इन्होंने, चूंकि ये लोग इंडियन कश्मीर अलग से दिया है, इंडियन कश्मीर में भी जबरदस्त तरीके से 12 पॉइंट का वो आया, मतलब कश्मीर में जो फ्रीडम है वो बेहतर हुई। खैर, लेकिन देश में बेहतर नहीं हुई है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2010 से 2014 के बीच हमारा रैंक जो है वो 122 से 140 के बीच रहा। ऑलरेडी ये कंसर्न की बात थी और ये मीडिया में जो स्थितियां हैं उनको लेकर के हाईएस्ट रैंक इस पीरियड में 74 रहा हमारा 2013 में जब यूपीए की सरकार थी और लोएस्ट रहा 90 2021 में। 2015 से 2019 के दौरान जो लगातार डिक्लाइन हुआ और इंडिया की रैंक 133 से 140 के बीच रही। 2020 से 2023 के बीच में ये रैंक जो है 2020 में 142 पहुंची, जो 2020 और 2021 में, और 2022 में 150 पहुंच गई, 2023 में 161 पहुंच गई, 2024 में इसमें थोड़ा सुधार हुआ और 159 पहुंची, और 2025 में थोड़ा और सुधार हुआ 151। लेकिन अगर आप 122 से देखें तो 151 पर आ गए। होना यह चाहिए था कि अगर सरकार जो दावे करती है और जिस तरह से संविधान हत्या दिवस मना रही है उसमें तो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर एक बात मैं करना चाहूंगा। आज जब हम अखबार आज के देखते हैं, आज के बहुत सारे अखबारों में आपातकाल को लेकर के आयोजन किए गए हैं, बहुत सारे चीजें छपी हैं, लेकिन किसी अखबार में इस बात को लेकर के चिंता नहीं जताई गई या इसकी जांच पड़ताल नहीं की गई कि क्या इन 11 सालों में फ्रीडम संकुचित हुई है या फ्रीडम एक्सपैंड हुई है, क्या संविधान मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है, क्या लोकतंत्र मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है। क्या इसकी तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी ऐसे समय में जब जो मुख्य विपक्षी दल है और जो मुख्य विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो लोग जब इसे एक
एक नेशनल नैरेटिव के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि डेमोक्रेसी कमजोर है, संविधान खत्म करने की बात चल रही है और समानता, गैर समानता बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या प्रेस को, मीडिया को इस मौके पर इसकी तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी क्या? या सिर्फ 75 में जो हुआ उसको लेकर के हम कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराते रहेंगे और उस बहाने बाकी सबको क्लीन चिट देते रहेंगे? क्या मीडिया का यही काम है? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि इस दौरान 2014 के बाद प्रेस फ्रीडम मजबूत हुई है, ये सब सर्वे गड़बड़ है। डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, संविधान मजबूत हुआ है, जो जो इनइक्वालिटी है वो कम हुई है, तो भाई वो तर्कों के साथ आप उस चीज को लोगों के सामने रखिए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, ना पक्ष में ना विपक्ष में, कि भाई नहीं हुआ है तो उसे रखें, हुआ है तो उसे रखें। इसकी कोई तहकीकात पड़ताल करने को तैयार ही नहीं है। सब आज से 50 साल पहले क्या हुआ था उसको लेकर के कांग्रेस को निशाना बनाने में लगे हुए। और ये भी गजब की बात है, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो एक बार मैं पहले पहले बहुत ही दफ्तर में कुछ इस तरह की स्थितियां बनी जिस अखबार में मैं था, दरअसल राष्ट्रीय सहारा में था, और 93 की बात है। मैं बहुत जूनियर लेवल पर ही पहले पेज का इंचार्ज बना दिया गया और दफ्तर में बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग हुआ करते थे, सीनियर रिपोर्टर्स हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। कल्याण सिंह भाजपा के उससे पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी सरकार बर्खास्त की गई थी, और राष्ट्रपति शासन लगे होने में जो राज्यपाल के सलाहकार होते हैं उनके पास सारी सत्ता होती है। तो दो सीनियर रिपोर्टर्स ने, एक ब्यूरो चीफ एक और सीनियर रिपोर्टर्स ने, दो इंटरव्यू एक दिन लेकर के आए, और उसमें जो दो इंटरव्यू लेकर के आए उसमें एक इंटरव्यू था जो मुख्य सलाहकार गवर्नर के थे, यानी जो सरकार चलाते थे, आईएएस अफसर, और एक था मुलायम सिंह का जो विपक्ष के नेता थे। तो मैं तो बहुत जूनियर था, नया नया था, 1 साल का एक्सपीरियंस था अपने को पत्रकारिता का। तो हुआ भाई क्या किया जाए, अपने को जो समझ थी और जो वहाँ सीखे थे सीनियर से, एडिटर्स से, डिप्टी एडिटर्स से, उन लोगों से जो चीज़ें सीखी थी, उनसे लगा कि जो विपक्ष का नेता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और जो जो रिपोर्टर लेके आए थे उनका इंटरव्यू, जो राज्यपाल के सलाहकार थे, उनका प्रेशर था पूरी तरह से कि पहले पेज पर हमारा इंटरव्यू जाना चाहिए, मतलब ये राज्यपाल के सलाहकार का जाना चाहिए, मुलायम सिंह तो विपक्ष के नेता हैं, इनको बैक पेज पे कर दीजिए। तो बात एडिटर तक पहुंची। तो और मुझे लगता था कि मुलायम सिंह का पहले पेज पर जाना चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह पॉलिटिकल लीडर हैं, उनसे, और ये जो है ब्यूरोक्रेट है, ये सरकार जो जो मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पॉलिटिकल लीडरशिप इम्पोर्टेंट है, और खासतौर से विपक्ष के नेता। तो एडिटर ने भी यही बात कही कि विपक्ष का नेता पहले पेज पर जाएगा और जो गवर्नर के सलाहकार यानी जो सरकार चला रहे हैं उन्हें बैक पेज पे लगाइए। क्या आज ये संभव है? सोचिए, आज विपक्ष से मीडिया सवाल पूछता है, सरकार से सवाल ही नहीं पूछता है। वो विपक्ष पे हमलावर रहता है, सरकार पर नहीं रहता है। जबकि मीडिया, पत्रकारिता एक तरह से डेमोक्रेसी में विपक्ष के रोल में होती है, लेकिन यहां रोल रिवर्सल हो चुका है। तो खैर ये चीजें हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रेस फ्रीडम के बाद पासपोर्ट रैंकिंग, रुतबे की भी बड़ी बात होती है। अभी प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं, गृह मंत्री भी कहते रहते हैं कि दुनिया बड़े हसरत से भारत की तरफ देखती है, भारत की ताकत बहुत बढ़ गई है। तो पासपोर्ट रैंकिंग में अगर देखें तो पासपोर्ट रैंकिंग में जो 74, मतलब हाईएस्ट रैंक 2013 में थी, 74 नंबर पर हमारा पासपोर्ट की ताकत आती थी, पासपोर्ट की रैंकिंग होती थी,
जो 2021 में 90वें स्थान पर आ गई और 2025 में 85वें 85वें स्थान पर है। और हम 57 देशों में हमें वीजा फ्री एंट्री मिलती है। यानी जो दुनिया के 193 देश हैं उनमें 85वें नंबर पर हमारे देश का पासपोर्ट की ताकत है। और हम बात करते हैं रुतबे की। अभी एक और फोर्ब्स की सूची आई है जिसमें यह बताया गया है कि टॉप 10 पावरफुल नेशंस दुनिया के, उसमें भारत का नाम नहीं है। उसमें यूएई का नाम है लेकिन भारत का नाम नहीं है। भारत का नाम, भारत 12वें नंबर पे आता है। आप सोच, और पहले दूसरे नंबर पर अमेरिका और चाइना जो, और एक चीज और आपको बताएं कि उस सूची में आज से 10 साल पहले भारत टॉप 10 देशों में आया करता था। और हम ये कहते हैं, हमारी सरकार ये कहती है कि भारत का रुतबा बढ़ा है, भारत की ताकत बढ़ी है, दुनिया का ताकतवर देश हो गया है, चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, चौथी बड़ी पावरफुल मिलिट्री है हमारे पास, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। फिर हम टॉप 10 में क्यों नहीं है? दुनिया की चौथी बड़ी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी, चौथी बड़ी फायर पावर यानी मिलिट्री पावर, पहली सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा मार्केट, जिस मार्केट की बात लगातार कहते रहते हैं, उसके बावजूद हम टॉप 10 पावरफुल देशों की सूची में क्यों नहीं आते हैं? ये सवाल तो है और इस सवाल पर सोचिए। और ये भी सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे साथ दुनिया का कोई देश खड़ा क्यों नहीं हुआ। और ये भी सोचिए कि जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो हमारा देश उस हमले की निंदा क्यों नहीं कर पाया। यहां से पता चल जाएगा कि हमारा देश ताकतवर देशों में क्यों नहीं है। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। नमस्कार, जय हिंद।